नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों एवं अन्य दर्शकों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज ग्रोथ माउंट यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर इस विशेष श्रृंखला का एक और उपाख्यान हमें देखना है, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, द कॉपीराइट एक्ट 1957। यानी कि यह जो बौद्धिक संपदा है और बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है उनके साथ यहाँ यह कानून जो है वो डील करता है। साथ ही सरकार को इस क्षेत्र में गवर्नेंस करने के लिए, शासन करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करता है। प्लस यह पुस्तिका के ऊपर हमारा यही पूरी श्रृंखला आधारित है। बहुत ही अच्छी पुस्तिका है जिनमें अलग अलग जो महत्वपूर्ण कानून है जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, उनका जिक्र यहाँ हुआ है। और यह पुस्तिका 12 विभागों में विभाजित है, जिनमें हमने 9 विभाग कंप्लीट कर लिए। यानी कि अप टू लेक्चर 78 9 पार्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड। आज से यह 10वां भाग है, जो कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनके कानून हैं, उनके साथ संबंधी है, जिनमें कॉपीराइट में पढ़ना है, पेटेंट एक्ट हम लोग समझेंगे जो है इसके बाद के उपाख्यानों में। फिर जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन को लेकर एक कानून है जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है, नया है, उनको देखना है। तो कुल मिलाकर जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उनके बारे में हमें यहाँ इस भाग 10 में बात करनी है। यह भाग 10 का आज का पहला लेक्चर है। साथ ही यह पूरी श्रृंखला इस आज़ादी के 75 वर्ष को समर्पित है, क्योंकि इन्हीं 75 वर्ष में यह अलग अलग कानूनों ने कार्य किया और आज जो भारत है उसके निर्माण में इन कानूनों ने ही अहम भूमिका निभाई है, इन कानूनों का ही योगदान है। तो यह पूरी सीरीज यहाँ इस अमृत महोत्सव को समर्पित है। प्लस अगर चीज़ों को आपको पढ़ना है तो आप आज ही हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए growthmounteducation.com। आपको यहाँ सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स मिलेगी। साथ ही आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कोई भी माध्यम के अभ्यर्थी हो, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, आपकी अनुकूल भाषा में चीज़ें जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। तो आप आज ही मुलाकात लीजिए, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और अन्य परीक्षा संसाधन तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप आज ही हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात। चर्चा हमारी मूल रूप से हिंदी में रहेगी और सेम मॉडस ऑपरेंडी से चीज़ों को हमें देखना है, जिस टैक्टिक से हम इस श्रृंखला के तहत अलग अलग उपाख्यानों में अलग अलग कानूनों को देखते आए हैं, जिनमें परिचय से शुरू होती है बात, फिर पृष्ठभूमि देखी जाती है, फिर इसके जो है मुख्य उद्देश्यों के बारे में, फिर प्रमुख प्रावधान, अगर कोई संशोधन है तो संशोधन के बारे में देखते हैं, और अंततः हम इसकी आलोचना और इसके महत्व के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज वही मॉडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम है इंट्रोडक्शन। माइंड मैप की मदद से चीज़ों को देखना है। अलग अलग बिंदुओं में यहाँ जो माहितियाँ हैं वो विभाजित है, ताकि आसानी से समझा भी जा सके और तेज़ी से भी जो है चीज़ें जो है वो जो है चलाई जा सके। सबसे प्रथम बिंदु से शुरू करेंगे हमारी बात, जिनमें कहा गया है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 हैज़ 15 चैप्टर्स एंड 79 सेक्शंस अपार्ट फ्रॉम द रूल्स फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, तो जो मूलभूत कानून है उसमें तकरीबन 15 अध्याय है और लगभग 79 सेक्शन है, यानी कि 79 धाराएं है, जो कि अपने आप में कॉपीराइट संबंधी सारी प्रक्रिया, चाहे वो कॉपीराइट प्राप्त करने की प्रक्रिया हो, चाहे उसे पेनल्टी की बात हो इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, या उल्लंघन के मामले में जो है दंड की बात हो, वो सारी चीज़ें यहाँ इस कानून में चर्ची गई है या इस कानून में चर्चित है। दूसरा बिंदु कहता है मैटर ऑफ ड्राफ्टिंग कॉपीराइट has fall with the union government as per entry 49 of list 1 of Constitution of India। yes, तो जैसे मैं मालूम है कि जो सत्ता का विभाजन हुआ है भारतीय संविधान के जो है संविधान में जिस तरीके से जो विजुअलाइजेशन किया गया है, जो इमेजिनेशन किया गया है, जिसके तहत शेड्यूल 7 में सत्ता के विभाजन की बात की गई है, जिसके तहत 3 सूचियां बनी है, जिनमें एक है यूनियन लिस्ट जिसे संघ सूची कहते हैं, एक है राज्य लिस्ट या स्टेट लिस्ट, और एक है कंकरेंट यानी कि समवर्ती। दोनों सरकारें, राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर यहां जो विषय सूचित है कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में जो विषय सूचित है, उनके ऊपर दोनों सरकारें मिलकर कार्य कर सकती है, दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती है। बट इन केस ऑफ कोल्यूजन, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो बनाए गए जो कानून है, अगर उन दोनों के बीच में कोई दिक्कत आती है, तो इन दैट केस द लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो प्रस्थापित प्रक्रिया की गई है, उसकी स्थापना होगी, नहीं कि राज्य की।
मगर यहाँ अगर इस पर्टिकुलर विषय की बात करें, कॉपीराइट की, ठीक है, तो वो यहाँ एंट्री 49 ऑफ लिस्ट 1 यानी कि ये यूनियन लिस्ट में निहित है, 49th एंट्री। तो बट ऑब्वियस है कि इसके लिए अब केंद्र सरकार को कोई कानून बनाना है जो पूरे भारत के ऊपर लागू होगा, और इसीलिए यहाँ केंद्र सरकार यह कानून बना के आई है। देखिए ये सारी बातें जो है वो बेसिक है, पॉलिटिकल गवर्नेंस के तत्व है, ठीक है। मैं बार बार आपको इस श्रृंखला के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर इस श्रृंखला का आपको भरपूर आनंद लेना है तो आपको बेसिक तत्व जो है वो मालूम होने चाहिए पॉलिटिकल गवर्नेंस के। उनके लिए आपको टेक्स्ट बुक्स रीड करनी पड़ेगी, अप टू स्टैंडर्ड 10 तो करनी ही पड़ेगी सोशल साइंस की, मगर उसके साथ 11th-12th की जो NCERTs है जिनमें गवर्नेंस की बात की गई है, इंडियन पॉलिटी की बात की गई है, वो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। साथ ही रेफरेंस बुक्स का भी आपको जो है सहारा लेना चाहिए, जिनमें लक्ष्मीकांत सर की है, टाटा मैग्रो पब्लिकेशन की आती है, बासु सर की आती है, ठीक है। तो ये सारे आपको स्टैटिक बनाने में आपको मददरूप साबित होंगे। तो यहाँ शेड्यूल 7 आपको मालूम होना चाहिए। इट इज़ अ प्रीरिक्विसाइट टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स, टू एंजॉय दिस लेक्चर्स। तो मैं आपको फिर से अनुरोध करूंगा कि आप अगर आपको बेसिक्स आपके कच्चे हैं तो आप उन्हें पहले पक्के बनाए, उन्हें पहले अच्छे बनाए, फिर बाद में यहाँ इन चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब तीसरा बिंदु कहता है कि एक्ट not only deals with the substantive aspect of copyright but also provide an in detail procedure to be followed from the registration to penalties for infringement। yes, मात्र और मात्र कॉपीराइट की परिभाषा ही नहीं देता ये, या कॉपीराइट के बारे में ही यह कानून नहीं बताता, मगर इसके साथ कॉपीराइट प्राप्त करने की जो पंजीकरण करने की जो प्रक्रिया है उसी से लेकर दंड तक की प्रक्रियाओं को यहाँ इस कानून ने अपने आप में सम्मिलित किया है। तो यह एक विस्तृत कानून है। उसके पश्चात का बिंदु कहता है कि एज पर एक्ट कॉपीराइट मीन्स नथिंग बट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन दैट इज ग्रांटेड टू एन ऑथर ऑफ ओरिजिनल वर्क एंड प्रोवाइड्स हिम विथ अ सेट ऑफ राइट्स दैट अलाउ हिम और हर टू रीप इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज वेल एज मोरल राइट्स एज पर एक्ट। यस, इस कानून के तहत कॉपीराइट जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार जो कि किसी भी ऑथर को दिया जाता है, किसी भी ऑथर या आर्टिस्ट को दिया जाता है, क्योंकि वो अपना कार्य जो है वो बचा सके, अपने कार्य के ऊपर उनका हक रहे। अन्यथा उनके जो कार्य है वे पब्लिक हो सकते हैं, सार्वजनिक हो सकते हैं, और भविष्य में जो आर्थिक लाभ उसमें से प्राप्त होगा वो उनको नहीं मिलेगा अगर कॉपीराइट नहीं होगा तो। मगर यहाँ भारत ने बहुत ही पहले से, यानी कि अपने स्वतंत्रता के पहले ही दशक से यह कानून जो है वो गढ़ दिया है। तो यहाँ एक तरीके से भारत में जो ऑथर्स है, जो आर्टिस्ट है, उनके लिए यह संरक्षण प्रदान करता अधिनियम है और करता ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो ऑथर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको अपने कार्य का अधिकार प्राप्त रहे, अपने कार्य का अधिकार उनके पास ही बना रहे, उसे कॉपीराइट कहते हैं। और सपोज समझ लीजिए कि कोई एक्स ऑथर ने कोई बुक लिखी, कोई पेंटिंग बनाया, और कोई वाई व्यक्ति ने उस ऑथर या आर्टिस्ट के वर्क को जो है चुराने का प्रयास किया और उसे सार्वजनिक करने का प्रयास किया। तो इन दैट केस इफ यहाँ एक्स ने कॉपीराइट लिए होंगे इस कानून के तहत, तो यहाँ इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स होगा, वाई को इस कानून के तहत सजा मिलेगी। मगर अगर यहाँ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है एक्स के द्वारा ही, तो इन दैट केस वाई इज नॉट लायबल फॉर एनी पेनल्टी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ समझनी है। संक्षिप्त में किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी ऑथर को अपने कार्य को संभाले रखने के लिए जो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो सत्ताएं प्राप्त होती है, उसे कॉपीराइट यहाँ कहा गया है। और भविष्य में उस अधिकारों का उपयोग करके वे उनमें से आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, इकोनॉमिक या मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उनमें से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपीराइट है। फिर उसके पश्चात देखें तो कॉपीराइट लॉज इन इंडिया इज कॉपीराइट लॉ, इन इंडिया, यहां क्षति है। कॉपीराइट लॉ इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेजिस्लेशन दैट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यस, जिसका जिक्र मैंने किया कि हमने हमारे स्वाधीनता के प्रथम दशक में ही यह कानून जो है वो बना दिया गया था, या कानून जो है वो बनाया गया था, और इसका कार्यान्वयन भी आज दिन तक हो रहा है। आज हम लोग आज़ादी के 7वें दशक में चल रहे हैं, 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, मगर फिर भी यह कानून चल रहा है और यह कानून संपूर्ण रूप से
जो है कार्यान्वयन है। फिर एट प्रेजेंट लॉ ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया मैचेस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस टू इंडिया टू विच इंडिया इज सिग्नेचरी। यस, भारत ऐसे काफी सारे जो वैश्विक स्तर पर एग्रीमेंट्स हुए हैं या समझौतियां हुई आप कह लीजिए, उसका सहभागी रहा है, उसका सभ्य रहा है। तो यहाँ यह आज का जो लॉ है वो अपने आप में भारत के कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी परिपूर्ण करता है, जिनमें स्विट्जरलैंड में जो बर्न कन्वेंशन हुआ था वो सबसे प्रथम है। भारत उसका भी सिग्नेचरी है और ये बर्न कन्वेंशन जो है वो सबसे प्रथम विश्व का कॉपीराइट एग्रीमेंट था विश्व का। ठीक है, तो उसी के जो है आप कह सकते हो कि परिप्रेक्ष्य में यहाँ भारत ने अपना यह कानून बनाया है। उनमें जो कोई प्रावधान है वो यहाँ भारत ने जो उनमें से जो अनुकूल प्रावधान थे भारत के लिए वो हमने लिए हैं, हमारे कानून में उनको जगह दी है। एंड लास्टली इंडियन लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट द आइडिया बट गिव्स प्रोटेक्शन टू द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। यस, भारत का यह जो कानून है वो विचार को प्रोटेक्ट नहीं करता, विचार को संरक्षित नहीं करता, मगर अगर यह विचार एक बार अभिव्यक्त हो जाए, यानी कि विचार की अभिव्यक्ति, तो इसे प्रोटेक्ट करेगा। समझना है, कोई भी आर्टिस्ट समझ लीजिए, कोई कार्टूनिस्ट है, ठीक है, कोई पेंटर है, या कोई आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई बड़ा आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग करता हो, और अगर उससे कोई एक पेंटिंग बनाने का विचार आया है, ठीक है, तो विचार के ऊपर तो जो है कॉपीराइट नहीं हो सकता विचार का तो, मगर अगर उसने वो विचार को एग्जीक्यूट किया, एक्सप्रेस किया, देन कॉपीराइट जो है वो उस एक्सप्रेशन को रक्षण अवश्य प्रदान करेगा। तो ये चीजें हैं जो कि हमें यहाँ थोड़ी समझनी है। यह बात रही इसके परिचय के बारे में। अब दूसरे बिंदु पर हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी है। फिर से माइंड मैप की मदद से 4 बिंदु में चीजों को देखना है, मगर उसके पहले एक हेड नोट है जो कहती है कि कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 इज एज पर बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स 1886, यानी कि 1886 के वर्ष में सबसे प्रथम बार स्विट्जरलैंड के बर्न गांव में, बर्न शहर में यह कॉपीराइट संबंधी विश्व की प्रथम समझौती हुई थी, जिनमें जो आर्टिस्ट है उनके वर्क है उनको एक प्रकार का संरक्षण प्रदान करने की बात की गई थी। एंड द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन टू विच इंडिया इज अ पार्टी। यस, तो ये 2 मुख्य वैश्विक समझौतियां हैं कॉपीराइट के क्षेत्र में या कॉपीराइट संबंधी, और दोनों का सभ्य भारत है। तो ये बात हमें यहाँ नोंद लेनी होगी। अब बैकग्राउंड के बिंदु में चलते हैं कि कैसे यह कानून जो है वो उद्भव हुआ या कानून का उद्भव हुआ। सबसे प्रथम कॉपीराइट लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड into India with the advancement of East India Company, and it has developed in 3 phases within India. Yes, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडवेंस से भारत में अंग्रेजों ने कॉपीराइट लॉ जो है वो दाखिल किया, और अलग अलग समय के बिंदुओं के ऊपर इनमें फेरफार होते गए। कहा गया है कि 3 चरणों में भारत का यह जो कानून है वो पूर्ण तरह से विकसित हुआ। देखेंगे 3 चरण, जिनमें से सबसे प्रथम चरण में लॉ वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम करंटली एप्लीकेबल इन इंडिया। यस, आज का जो भारत का जो कॉपीराइट का कानून है, जो उसका स्वरूप है, उससे बहुत ही विपरीत स्वरूप था जब पहली बार इसको लागू किया गया था। टर्म कॉपीराइट वाज ओनली लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 7 years एग्रीगेट। यस, कॉपीराइट का मतलब यही होता था कि भाई कोई भी कॉपीराइट ऑनर है उसके जीवन तक और उसके मृत्यु के बाद अधिक 7 वर्ष तक, मगर उसके बाद नहीं, यानी कि उसके बाद उसका जो कॉपीराइट है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये पुराने कानून का जो है प्रावधान है। और लास्टली प्रोटेक्शन मोर देन 24 years वाज नॉट ग्रांटेड टू एनी अदर। यस, और कॉपीराइट में 24 वर्ष से अधिक का संरक्षण किसी भी ऑथर को, किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी कलाकार को, कारीगर को नहीं दिया जाता था। तो ये एक पुराना स्वरूप है हमारे भारत के कॉपीराइट कानून का, जो कि प्रथम चरण का है। अब दूसरे चरण में कुछ फेरफार हुए, आधुनिकता आई, जिनमें कहा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्टेड द कॉपीराइट लॉ इन इंडिया इन 1914। यस, 1914 में भारत में सबसे प्रथम यहाँ ब्रिटिशरों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा यह कानून लाया गया था। दिस लॉ वाज सिमिलर टू यूनाइटेड किंगडम कॉपीराइट एक्ट 1911।
ठीक है, जो कि अपना आप में एक रेप्लिका थी। यूनाइटेड किंगडम में जो कॉपीराइट कानून चल रहे थे उसकी ही एक रेप्लिका थी 1911 में, जो उन्होंने भारत में फिर आगे जाके जो है 1914 में वे लाए। ठीक है, तो दिस वाज द मॉडल फॉर 1914 इंडियन कॉपीराइट लॉ। ये बात हमें यहाँ से समझनी है। यूनाइटेड किंगडम का जो 1911 का जो अधिनियम था कॉपीराइट का, वो भारत के 1914 के अधिनियम का मॉडल बना और उसी के आधारित यहाँ अंग्रेजों ने भारत में यह कानून जो है वो लागू किया। जो प्रावधान थे वो लगभग 80, 85, 90% तक के समान थे दोनों के, क्योंकि पूरा का पूरा मॉडल ही 1911 का यूनाइटेड किंगडम्स का कॉपीराइट लॉ था, जो कि अब भारत में भी लागू हो रहा है। इन थर्ड फेज, फाइनली इन 1957 इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट कॉपीराइट लॉ विच इज इन फोर्स टुडे। यस, और तीसरे चरण में आज का नया आधुनिक लॉ है, जो कि स्वतंत्र भारत में जिसको बनाया गया और स्वतंत्र भारत में ही जिसे लागू किया गया, वो वर्ष है 1957 का। तो डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ अगर हम देखें कॉपीराइट लॉ, तो 3 चरणों में हुआ। सबसे प्रथम चरण बहुत ही विपरीत था आज के स्वरूप में। फिर बाद में जो है 1914 का एक लॉ आया, जो कि 1911 के यूनाइटेड किंगडम के कॉपीराइट लॉ के ऊपर आधारित था। 1911 का जो यूनाइटेड किंगडम का कॉपीराइट लॉ था वो इसका मॉडल था। और अंततः तीसरे चरण में 1957 का जो आज लॉ हम लोग देख रहे हैं वो फाइनली लागू हुआ भारत में। ठीक है, सो दिस वाज द इवोल्यूशन प्रोसेस आप कह सकते हैं इस कॉपीराइट कानून की भारत में 3 चरण। अब हमें देखना है इसके कुछ मुख्य उद्देश्य। यहाँ 3 बिंदुओं में चीजों को विभाजित किया गया है। आई एम सॉरी, देयर आर टोटल 4 पॉइंट्स इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। वी विल गो थ्रू इट वन बाय वन। सबसे प्रथम, India already had a Copyright Act in force, but it was concluded that there is a need to revamp that law and draft a new code that suits the framework of independent India. Yes, because हमारे पास तो था ही 1914 का, I am sorry, we already had a law which was enacted by British in 1914, but it was concluded that there is a need to revamp. पर जब जैसे जैसे समय जो है वो आगे जाता गया, जैसे जैसे आधुनिकता जो है वो बढ़ती गई, वैसे वैसे एक नए फ्रेश आधुनिक कॉपीराइट कानून की ज़रूरत भारत में उत्पन्न हुई और अकॉर्डिंगली भारत ने इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया। फर्दर, सर्टेन न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन had developed by them which is not expressed in the act of 1914. yes, like broadcasting and lithography. ठीक है, तो ये 2 प्रकार की जो है टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो पहले नहीं थी, और इसलिए 1914 के कानून में इन दोनों का कोई उल्लेख ही नहीं है। इन दोनों को गिना ही नहीं है कि नहीं जाता है, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। मगर अब विद द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, विद द एडवेंट ऑफ साइंस, विथ डिजिटलाइजेशन, यहाँ अब धीरे धीरे ऐसे कम्युनिकेशन फॉर्म्स जो है वो डेवलप होते गए। तो यहाँ इस कानून ने 1957 के इस नए कानून ने इन सारी चीज़ों को भी अपने में सम्मिलित कर लिया। देखिए, यहाँ जो लिथोफोटोग्राफी है इसमें लाइट का उपयोग होता है। ठीक है, लाइट की मदद से कोई भी जो आर्टिस्टिक वर्क है, चाहे वो पेंटिंग हो या अन्य कोई चीज़ हो, उन्हें दूसरी जो है सरफेस के ऊपर क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ ये भी एक प्रकार का इन्फ्रिंजमेंट ही है। अगर कोई कॉपीराइट चीज को इस तरीके से कॉपी किया गया, लिथोग्राफ किया गया, देन इट विल बी द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट वायोलेशंस या कॉपीराइट एक्ट। तो यहाँ ऐसी चीज़ों को भी इस कानून ने अपने आप में सम्मिलित किया और बताया कि भाई ये चीज़ें भी कॉपीराइट को हनन करेंगी, कॉपीराइट को इस चीज़ों के द्वारा भी संरक्षण प्रदान किया गया। Then, therefore, to address the apprehensions of the society regarding the protection that their original work, as in India, the copyright of 1957 was introduced. Yes, तो यहाँ पूरे समाज की जो चिंता करते हुए, साथ ही में जो कारीगर, जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार हैं, उनके समुदाय की चिंता करते हुए अंत में भारत ने यह कानून जो है वो यहाँ गढ़ा और भारत में इसे लागू भी करवाया। The underlying objective of the act is to provide protection to the creators of original work, which acts as an incentive to create a new work and to ensure that innovation is made available to the public at large. Yes, तो यहाँ एक जो है छिपा उद्देश्य इस कानून का ये भी है कि भाई कोई भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, उनके हितों की रक्षा करना है, साथ ही में पूरे समाज के हित की रक्षा करना है, एवं
लोगों तक नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो पहुंच है, वो भी सुनिश्चित करना है। यानी कि कुल मिलाकर दो समुदायों की रक्षा करनी है, एक तो कलाकारों की और एक करनी है समाज की या समुदाय की, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो इन दो समूहों की रक्षा करने के लिए, इनके संरक्षण के लिए कॉपीराइट जो है वो आज भारत में कार्यान्वयन है। अब कुछ अन्य माहिती है जो कि इसके साथ ही जुड़ी हुई है। कहा गया है कि भारत इनमें से जो निम्नलिखित यहाँ जो संगठन है वो अपने आप में कॉपीराइट के क्षेत्र के साथ ही संबंधी है और भारत इन सभी का सभ्य है। इंडिया इज सिग्नेचरी टू द फॉलोइंग कन्वेंशंस व्हिच आर रिलेटेड टू कॉपीराइट: द रोम कन्वेंशन ऑफ 1967, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि TRIPS, वीपो कॉपीराइट ट्रीटमेंट यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो जो मुख्य ऐसी समझौतियां हैं, वैश्विक समझौतियां जो कॉपीराइट संबंधी है, उसके साथ भारत जो है वो सिग्नेचरी है। तो अब इनके द्वारा जो मॉडल कानून प्रस्तावित किए गए हैं, भारत ने इन कानूनों को ही अपना रोल मॉडल बना रखा है और अपने देश के अनुकूल इनमें से प्रावधान जो है वो लिए है और भारत के लिए एक नया कानून बनाया है। तो इस तरीके का जो सीन है वो हुआ है, ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। इंडिया इज सिग्नेचरी टू फॉलोइंग फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू कॉपीराइट्स। फिर उसके बाद अब हमें यहाँ से प्रमुख प्रावधान देखने हैं। यहाँ तक तो हमने उद्देश्यों की बात की, मगर अब यहाँ से हमें प्रमुख प्रावधान देखने हैं। जैसे हमने देखा कि यह पूरी जो है पूरे कानून में 79 सेक्शंस है और दे आर डिवाइडेड इन 15 चैप्टर्स। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देखते चलेंगे। सबसे प्रथम है स्कोप ऑफ एक्ट। द कॉपीराइट एक्ट अंडर सेक्शन 2 सबक्लॉज Y डिफाइंस द वर्क दैट विल बी प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट। यस, इट डिफाइंस द वर्क, कार्य को परिभाषित करता है, ऐसा कार्य जिसको संरक्षण प्रदान हो या संरक्षण मिले, संरक्षण, that will be protected under the act. It means literary, dramatic, music, artistic, cinematograph, film और sound recording, ठीक है। तो it includes this many things। चाहे वो लिटरेरी वर्क भी हो सकती है, नॉवेल हो सकती है, या जो है किसी भी किस्म की स्टोरी हो सकती है। इट कैन बी ड्रामेटिक, नाटक हो सकता है, म्यूजिक और आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, यानी कि किसी भी किस्म का पेंटिंग हो या कोई भी किस्म का म्यूजिक कंपोजिंग हो, सिनेमाटोग्राफ, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग एज वेल। तो यह सारी चीजें अपने आप में कॉपीराइट से संरक्षित है। ऑल दिस काइंड ऑफ वर्क हैव बीन सेपरेटली प्रोवाइडेड विथ डेफिनेशन व्हिच डिफाइंस द स्कोप ऑफ द एक्ट। यस, यह प्रति कार्य को परिभाषित किया है इस कानून में। तो इस तरीके से हम लोग यह कार्य की यह जो कानून है इसकी पहुंच हम लोग तय कर सकते हैं कि यह विस्तृत रूप से सारे क्षेत्रों को अपने में सम्मिलित करता हुआ कानून है। Section 13 of the Act talks about protecting these works if they are original. Yes, Section 13 बात करता है कि अगर यह सारे जो कार्य जो उपयुक्त जिनकी बात की गई है, जिनको हमने देखा, अगर वे ओरिजिनल है, वे जेन्युइन है, तो उनकी रक्षा की जाएगी, उनकी रक्षा हो सकती है। मीनिंग ऑफ द कॉपीराइट: कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट्स दैट इज प्रोवाइडेड टू द ऑथर of the original work and has been defined under section 14 of the act. Yes, copyright कुछ नहीं मगर एक अधिकारों का एक बंडल है, यानी कि काफी सारे छोटे छोटे अधिकार एक साथ जुड़े हुए हैं जिसे कॉपीराइट कहते हैं। और ये कोई भी ऑथर को, कोई भी आर्टिस्ट को प्रदान किया जाता है अपने ओरिजिनल कार्य को, अपने ओरिजिनल वर्क को संरक्षण प्रदान करने के लिए। एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, और उसकी परिभाषा जो है वो यहाँ इस कानून के अनुच्छेद 14 के तहत दी गई है। स्पेशल राइट्स लाइक रिप्रोडक्शन, परफॉर्मिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड अडेप्टिंग हैव बीन प्रोवाइडेड टू द ऑथर ऑफ ऑल कैटेगरीज। यहाँ थोड़ी भूल है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट। यस, तो यहाँ कुछ ऐसे विशेष अधिकार भी दिए गए हैं जिनके तहत रिप्रोडक्शन यानी कि पुनः उत्पादन, परफॉर्मिंग, ब्रॉडकास्टिंग, अडेप्टिंग एक्सेट्रा चीजें जो है वो कोई भी ऑथर किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, स्पेशल राइट्स दे सकता है। The copyright can also be assigned by the author of any existing or future work into some other person. Yes, so it can be assigned by the original author to any person too.
The assignment of any work should be in writing. It should be specify the nature of work and the rights have been assigned including the time period and the territorial extent of exercise. तो ये कुछ उसी संबंधी माहिती है कि किस तरीके से अगर आपको आपके कॉपीराइट राइट्स ट्रांसफर करने हैं, किसी और व्यक्ति को देने हैं, तो उसके लिए एक प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना पड़ेगा और ये प्रक्रिया में ऐसी कुछ माहितियाँ भी आपको सार्वजनिक करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और ऐसा करके आप आपके राइट्स जो है कॉपीराइट राइट्स वो किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। फिर कॉपीराइट कैन बी रिलिंक्विश्ड बाय एनी ऑथर अपॉन चॉइस। रिलिंक्विशमेंट कैन बी ऑफ ऑल द राइट्स और सर्टेन स्पेसिफिक राइट्स। यस, तो यहाँ रिलिंक्विश यानी कि छोड़ देना। तो कोई भी ऑथर है वो उसके पास शक्तियाँ हैं कि अगर वो अपने कार्य को लेकर कॉपीराइट्स अधिकारों को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकते हैं। और उसमें ये भी चीज़ें है कि कितने राइट्स छोड़ेंगे, कितने राइट्स नहीं छोड़ेंगे, वो भी जो है ऑप्शन यहाँ ऑथर को मिलता है। ठीक है कि भाई अगर ऑथर है किसी भी जो है सॉन्ग का और उसके पास कॉपीराइट है और अगर वो ऐसा सोचे कि भाई ब्रॉडकास्टिंग के लिए या परफॉर्मेंस के लिए मुझे कॉपीराइट के राइट्स छोड़ने हैं, मुझे कॉपीराइट्स के राइट नहीं रखने हैं, देन ही कैन रिलिंक्विश, ही और शी कैन रिलिंक्विश स्पेशल राइट्स, पार्शियल राइट्स। ठीक है, आंशिक अधिकार जो है वो रख सकते हैं और बाकी के अधिकारों को छोड़ सकते हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी आंशिक अधिकारों को वे जो है रख सकते हैं और मूल अधिकारों को भी वे छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ व्यवस्था जो है वो इस कानून ने बनाई है। तो ऑथर इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स बाय गिविंग हिम नोटिस ऑफ बाय इशूइंग द सेम टू द पब्लिक एट लार्ज। यस, जब वो रिलिंक्विश करना चाहे, कोई भी ऑथर अपने राइट्स को छोड़ देना चाहे, तो इन दैट केस ही नीड टू इन्फॉर्म द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स। ठीक है, जो रजिस्टर है, जो अफसर है, उन्हें उस पर्टिकुलर ऑथर को जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई मैं अपने कॉपीराइट राइट्स को त्याग करता हूं और मेरा जो वर्क है वो सारे लोगों को काम आए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ रजिस्टर को उन्हें बतानी पड़ेगी। फिर टर्म ऑफ कॉपीराइट यानी कि उसकी समयावधि। In any artistic, literary, dramatic or musical work published within the lifetime of the author, copyright exists for the lifetime of the author plus 60 years from the next calendar year in which he or she dies. Yes, 60 years. जो सबसे प्रथम भारत में कानून था उसमें मात्र और मात्र up to the life of author plus 7 years aggregate कहा गया था, and not more than 24 years in any case. 24 years. Not more than 24 years, not more than। मगर अब यह कानून क्या कह रहा है कि भाई कोई भी आर्टिस्ट हो उसकी लाइफ, उसके लाइफ टाइम तो कॉपीराइट बना ही रहेगा, मगर इन केस ऑफ हिज डेथ फ्रॉम द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 60 ईयर्स का उन्हें एक प्रोटेक्शन और प्रदान रहेगा। यानी कि यहाँ जो 7 है वो 7 की जगह 60 हो गए। ठीक है, सो दिस इज द केस विथ न्यू लॉ, विथ न्यू कॉपीराइट लॉ। फिर उसके बाद इन एनिमियस और pseudonymous वर्क कॉपीराइट एग्जिस्ट फॉर 60 ईयर्स फ्रॉम द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन। इफ द वर्क इज पब्लिश्ड posthumously, then again copyright exists for 60 years from the next calendar year of the date of publication। कि अगर कोई अननोन के नाम पर कॉपीराइट्स रजिस्टर है तो भी 60 वर्ष के लिए ही जो है वो कॉपीराइट्स के अधिकार मिल सकेंगे। इन केस अगर किसी ऑथर के लिटरेरी वर्क को पोस्टुमोसली पब्लिश किया गया है तो उसमें भी 60 वर्ष का उनको संरक्षण कवच प्रदान होगा इस कानून के द्वारा। Thus, in cinematograph films, sound recordings, government works, public undertakings and international organizations, copyright only exists for 60 years from the next calendar year of the date of publication। Yes, मगर यहाँ सरकारी कार्य में, फिल्मों में, साउंड रिकॉर्डिंग्स में जो है कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ मात्र और मात्र 60 वर्ष तक ही कॉपीराइट संरक्षण प्रदान होगा। फिर उसके बाद वो संरक्षण जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपीराइट के अवधि के बारे में कुछ माहितियाँ थी। अब कॉपीराइट ऑफिस के बारे में देखेंगे। कॉपीराइट ऑफिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज पर सेक्शन 9। तो ऑफिस शैल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स एंड ही और शी विल एक्ट एज पर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, और उसको कार्य
केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुकूल करना है। There is also provision for appointing deputy registrars of copyright who will work under the direct control of registrar. Yes, तो यहाँ जो है रजिस्ट्रार को सहायक जो है एक टीम भी नियुक्त करने का प्रावधान है जो उनको मदद करेगी, जिनमें डेप्यूटी रजिस्ट्रार शामिल है और अन्य अफसर भी शामिल है। ठीक है, फिर अपीलीय बोर्ड, अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है कोई भी दो पक्षों के बीच में रिलेटेड टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और टर्म ऑफ कॉपीराइट, तो अपील के लिए यहाँ बोर्ड इस कानून के द्वारा ही स्थापित किया गया है। देखिए क्या कहता है, सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट अपीलेट बोर्ड अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 विल आल्सो एक्ट एज अपीलेट बोर्ड फॉर दिस एक्ट। यस, ठीक है, ट्रेडमार्क के लिए जो व्यापार चिन्ह है उसके लिए जो अपीलिंग अथॉरिटी है वही अपीलिंग अथॉरिटी यहाँ कॉपीराइट्स के मामले में भी कार्य करेगी। ठीक है, तो दोनों की जॉइंट अपीलेट यहाँ बनाने का प्रावधान है। ऐसी जॉइंट अपीलेट हमने देखी थी टेलीकॉम रेगुलेटरी की। ठीक है, तो आपको कमेंट करनी है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी जो टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड रिड्यूसल रेगुलेटरी है, आगे जाकर उसमें कौन सी अन्य ट्रिब्यूनल को मिला दिया गया, कौन से अन्य अपीलीय प्राधिकरण को उसमें मिला दिया गया, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। फिर यहाँ दूसरा मुद्दा कहता है कि द बोर्ड हैज द पावर टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग पब्लिकेशन एंड द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर विच वर्क पब्लिश्ड इन अदर कंट्रीज हैविंग ए शॉर्टर पीरियड प्रोटेक्शन। यस, तो यहाँ कॉपीराइट संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए यह अपीलीय बोर्ड बनाया गया था या बनाया गया है। द बोर्ड शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स अंडर द एक्ट एंड इट विल हैव द पावर टू रेगुलेट दिस इट्स प्रोसीजर। यस, तो यहाँ इस कानून के तहत जो केंद्र सरकार के द्वारा नियम बने हैं उन नियमों का पालन करना है इस अपीलीय बोर्ड को अपने फैसले सुनाने के लिए, और उसके साथ ही दे ऑल्सो हैव पावर टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर, और अपनी ही प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए शक्तियां जो है वो उसमें ही निहित है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मात्र और मात्र इस कानून संबंधी नियम बना सकती है, मगर यह ट्रिब्यूनल कैसे कार्य करे वो नियम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, वो यह अपीलेट बोर्ड ही बना सकता है अपने लिए नियम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जो है बहुत ही सूक्ष्म माहितियाँ हैं मगर महत्वपूर्ण रहती है, और आमतौर पर परीक्षाओं में ऐसी माहिती ही पूछी जाती है और जो है ट्विस्ट करके चीज़ों को पूछा जाता है ताकि जो है हमसे भूल हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के हमें तैयारी करनी चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। द बोर्ड हैज़ पावर टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू डिसाइड इट्स फंक्शन। यस, बोर्ड जो है वो बेंचेस का गठन कर सकता है, प्रति बेंच एक प्रति मामले को सुनेंगे, अपना जो है निर्णय देंगे। तो इस तरीके से बोर्ड अपने कार्य को गतिशील बनाने के लिए ऐसी बेंचों का या ऐसी पीठों का निर्माण कर सकता है। देन इट ऑल्सो हैज पावर टू प्रोवाइड रिड्यूसल इन डिस्प्यूट्स बिटवीन एन असाइनी एंड असाइनर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 19A एंड टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यस, तो यहाँ उनके पास एजाइनर और एजाइनी के बीच में जो विवाद होते हैं उनके समाधान करवाने का भी जो है पावर यहाँ इस अपीलीय बोर्ड में रहता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ कॉपीराइट संबंधी कोई भी समस्या हो, कोई भी शिकायत हो, उसके निवारण के लिए अपीलीय बोर्ड का गठन या उसकी स्थापना यह कानून करता है। अब लाइसेंस, द ओनर ऑफ द कॉपीराइट में ग्रांट एनी इंटरेस्ट बाई वे ऑफ लाइसेंस इन राइटिंग एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। यस, तो ये कॉपीराइट ओनर के हाथ में जो ये शक्तियाँ हैं कि वो किसी भी जो है व्यक्ति को लाइसेंस दे सकते हैं इफ दे वांटेड एज पर सेक्शन 30 ऑफ दिस एक्ट। कंपल्सरी लाइसेंस, द अपीलेट बोर्ड हैज द पावर टू ग्रांट ए कंपल्सरी लाइसेंस टू एनी पर्सन whom they think is qualified to reproduce the work protected under copyright. The board will grant a compulsory license only when a complaint is made to it against the author who has refused to reproduce or republish the work which has been already published or performed. It shall only be granted after giving the holder of copyright a reasonable opportunity of being heard, and he or she also be provided compensation by the board. Yes, तो यहाँ रिप्रोडक्शन के साथ यह मामला संबंधी है कंपल्सरी लाइसेंस का। इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, यहाँ कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो प्रदान होता है, और कंपल्सरी लाइसेंस की मदद से कोई भी व्यक्ति जो पहले चीज़ें बनी हैं उन्हें फिर से पुनर्जीवित कर सकता है, फिर से रिप्रोड्यूस कर सकता है, फिर से उन्हें रिडिज़ाइन कर सकता है। तो उसके साथ यहाँ ये कंपल्सरी लाइसेंस का मामला जुड़ा हुआ है।
और उसमें यह भी बताया गया है कि भाई जो ओरिजिनल होल्डर है, कॉपीराइट ऑनर है ओरिजिनल, उनकी बातें सुनी जाती है और इन केस उन्हें भी क्षतिपूर्ति अगर देनी हो तो वो भी दी जाती है, यानी कि कंपनसेशन। द अप्रूविंग अथॉरिटी इज द बोर्ड बट इट इज ग्रांटेड बाय द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स। यस, यहाँ इस अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल मिलेगा, मगर जो लाइसेंस ग्रांट करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ रजिस्टर के पास होगी। ठीक है, यहाँ दिस इज एन अप्रूवल अथॉरिटी एंड आफ्टर द अप्रूवल license is granted by the registrar and his team. Compulsory license can also be asked for an unpublished work or an published work that is being withheld from the public in India due to any reason by following the procedure under section 31A of the act. Yes, ये भी कहा गया है एक्ट, ये भी यहाँ प्रावधान है कि भाई कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो कोई भी ऐसे कार्य के लिए जो है मिल सकता है जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ हो, अनपब्लिश्ड रहा हो या भारत में लोगों तक नहीं पहुंचा हो कोई भी कारणवश। तो ऐसे कार्यों को फिर से करने के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया इस कानून के सेक्शन 31A में निहित है, जिसके तहत लाइसेंस जो है वो लिया जा सकता है ऐसे अनपब्लिश्ड कार्यों के लिए भी। फिर कॉपीराइट सोसाइटी, तो कॉपीराइट सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इटसेल्फ अंडर सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट एंड सच रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर 5 years बट इट कैन बी रिन्यूड। यस, यानी कि प्रति 5 वर्ष यहाँ ये कॉपीराइट सोसाइटी को अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। नो अदर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन हैज द राइट टू ग्रांट लाइसेंस एक्सेप्ट अपॉन बीइंग रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये कुछ इस सोसाइटी संबंधी माहितियाँ हैं और उसके अवधि संबंधी भी माहिती हमें दी गई है और बताया गया है कि भाई नो अदर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन हैज द राइट टू ग्रांट लाइसेंस। ठीक है, कोई भी इस सोसाइटी का व्यक्ति हो उसे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो पंजीकरण के बिना कॉपीराइट लाइसेंस या कंपल्सरी लाइसेंस इश्यू कर सके। फिर 9th बिंदु कहता है कि कॉपीराइट इन फॉरेन वर्क्स ऑफ ऑथर विच आर हु आर नेशनल्स ऑफ द मेंबर नेशन ऑफ एनी कन्वेंशन टू विच इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी आर प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट। यस, ये एक अच्छी बात है। कोई भी ऐसा विदेशी कलाकार का कार्य जो कोई भी कॉपीराइट कन्वेंशन के साथ जुड़ा हुआ है देश, ठीक है, ऐसे विदेशी का कार्य जो कॉपीराइट कन्वेंशन के साथ जुड़ा हुआ है जिसका भारत भी सिग्नेटरी है, ठीक है, तो ऐसे केस में भारत में उन कलाकारों के कार्यों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, कॉपीराइट संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दिस टर्म ऑफ कॉपीराइट कैन नॉट एक्सीड द पीरियड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर दिस एक्ट। यस, तो यहाँ 60 वर्ष अवधि तो सेम ही रहेगी जो इस कानून ने एक बार में बताई है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट ए वर्क रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। यस, यह जरा सा भी अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, मगर अगर आपको आपके कार्य को बचाना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कार्य जो है वो मुझे भविष्य में आर्थिक लाभ दे सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स दे सकता है और मुझे इसे बचाना अनिवार्य है, तो इन दैट केस आपको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, अन्यथा यह अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। An author may decide to get the work registered. The details of such registered work shall be present in the register of copyrights which shall to be kept at a copyright office. Yes, मगर अगर एक बार ऑथर को या कंटेंट क्रिएटर को लगे कि भाई मेरे कार्य को उपयोग करके जो है कोई दूसरे व्यक्ति आर्थिक इसका लाभ जो है वो उठा पाएंगे या उठा जाएंगे, तो इन दैट केस दे कैन प्रोटेक्ट देयर वर्क बाय अप्लाइंग विथ कॉपीराइट रजिस्ट्रार। फिर उसके बाद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, यानी कि कॉपीराइट संरक्षण का उल्लंघन। सेक्शन 51 of the act provides for infringement of the copyright of any work. Infringement means using the rights of the author of work without having any license to do so, or using the rights beyond the scope of the license so granted by the author. Yes, तो यहाँ ऐसा केस में इन्फ्रिंजमेंट होता है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, वो पहला बिंदु है, और आपने किसी भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क का उपयोग किया, और दूसरा आपके पास लाइसेंस तो है मगर जो लाइसेंस आपको ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर ने दिया है उससे ज़्यादा आपने उसका उपयोग किया है, तो इन बोथ द केसेस देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, यानी कि उसका उल्लंघन हुआ है। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ रेमेडीज टू एनी अदर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज। यस, तो ये 3 रास्ते हैं जिसके तहत कोई भी ओनर अपने कॉपीराइट्स को बचा सकता है, अपने कॉपीराइट्स के वायोलेशन को बचा सकता है, जिनमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी है
एक सिविल रेमेडी है, एंड लास्टली देयर इज क्रिमिनल रेमेडी 2। फिर उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी इज प्रोवाइडेड व्हेन इन्फ्रिंजमेंट कॉपीज ऑफ एनी वर्क आर इंपोर्टेड इन इंडिया एंड सच कॉपीज आर डिटेन्ड बाय कस्टम्स अथॉरिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53 ऑफ द एक्ट। यस, तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी हुई कि जो कॉपीराइट वर्क है विदेश से उनकी जो नकलें है वो यहाँ लाई जा रही है विदाउट एनी टाइप ऑफ कंसर्न टू जो है ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर और विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस। तो इन दैट केस कस्टम विल सीज द एंटायर कंसाइनमेंट according to section 53 of this act, and this will be a administrative remedy. Civil remedy are provided under chapter 12, which provides for the injunctions, damages and account of profit, and criminal remedies are provided under section 13 of the act, and the remedies are in the form of imprisonment up to 3 years and a fine as well. ठीक है, तो यहाँ जो सिविल रेमेडीज है उसमें कंपेंसेशन की बात आती है, क्षतिपूर्ति की बात आती है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के कॉपीराइट्स का वायोलेशन करके अगर आपने पैसे कमाए हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, मगर क्रिमिनल रेमेडीज में इम्प्रिजनमेंट होती है, साथ ही में उसमें आर्थिक जुर्माना तो लगता है। तो ये कुल 3 प्रकार की रेमेडीज है जो कि किसी भी कॉपीराइट ओनर को मिल सकती है अपने कार्य को बचाने के लिए। सबसे प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर सिविल एंड लास्टली क्रिमिनल रेमेडी। अब बारी है इसके संशोधन की। इस कानून में किए गए अलग अलग जो है वर्षों में जब जब जरूरत उत्पन्न हुई तब तब इनमें फेरफार जो है वो किए गए, जिनमें 6 फेरफार हमारे सामने है मुख्यतः। Copyright Act 1957 has been amended 6 times as of now. Year in which Act has been amended are 1983, 84, 92, 1994, 99 and 2012. 2012's amendment is the recent amendment to this Act. Among all of these amendment of year 1994 and 2012 are important. यानी कि this one and this one, which revamped the copyright law in India, जिन्होंने इस कॉपीराइट कानून का पूरा स्वरूप जो है वो बदल कर रख दिया, कॉपीराइट कानून को और मजबूती प्रदान की। देखेंगे 1994 का अमेंडमेंट पहले देखेंगे इसने क्या किया, फिर बाद में 2012 के ऊपर आएंगे। 1994 अमेंडमेंट एड्रेस द चैलेंजेस विच द डिजिटल एज brought by allowing digitization of work. यस, तो यहाँ से डिजिटाइजेशन जो है उसको ध्यान में रखा गया और उसी के संबंध में 1994 में यह संशोधन जो है वो लाया गया और उसमें ब्रॉडकास्टिंग जो लिथो फोटोग्राफ्स है उस संबंधी जो प्रावधान है वो यहाँ उमेरे गए ताकि डिजिटाइजेशन से जो इन्फ्रिंजमेंट होता है कॉपीराइट का उससे बचा जा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ संशोधन 1994 में किया गया था। फिर 2012 में अमेंडमेंट मेड दिस इंडियन एक्ट इन लाइन विथ 2 ट्रीटीज टू विच इंडिया हैज बीन बिकम सिग्नेटरी। यस, तो यह कानून के तहत हमने 2 हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय ऋण थे उन्हें परिपूर्ण किया, जिनमें एक था विपो कॉपीराइट ट्रीटी एंड परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों को हमने यहाँ मूल तरीके से These are the 2, WIPO Copyright Treaty and WIPO Performance and Phonograms Treaty। ठीक है, तो इनमें जो कुछ महत्वपूर्ण माहितियां थी, जो कुछ प्रावधान थे, उनको भारत ने अपने कानून में सम्मिलित कर लिया 2012 के इस संशोधन से। तो कुल मिलाकर ये 2 संशोधन इस कानून के महत्वपूर्ण थे। अब बारी है इसके आलोचना की एवं इसके महत्व की। शुरू करेंगे आलोचना से। एक ही बिंदु है जो कहता है कि फेयर डीलिंग एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉपीराइट एक्ट आर वेरी लिमिटेड एंड इनएडिक्वेट इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रैक्टिसेस। यस, तो यहाँ जो कुछ अपवाद दिए गए हैं इस कानून में वो पर्याप्त नहीं है ऐसा कहा गया है और वो बहुत ही सीमित है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉज। ठीक है, तो ये फेरफार एक करना होगा और ये मात्र एक ही इस कानून की आलोचना है, अन्यथा पूरा कानून जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के कलाकार, भारत के जो ऑथर्स है उनके हितों को या उनके हितों की रक्षा करने वाला यह कानून है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमें इसका इंपॉर्टेंस देखना है, जिनमें 3 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया इज स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑथर। भारत का जो कॉपीराइट लॉ है वो कहता है कि इतना मजबूत है कि ऑथर के जो ओरिजिनल क्रिएटर है उनके अधिकारों का रक्षण करने के लिए सक्षम है। तो ये इसकी पहली अच्छी बात है। दूसरा बिंदु, करंट एक्ट प्रोटेक्ट्स कॉपीराइट इन बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेंस। यस, जो आज का जो कानून है वो कॉपीराइट्स को परंपरागत रूप से तो संरक्षण प्रदान करता ही है मगर आधुनिक रूप से भी करता है। जैसे हमने देखा कि इसमें ब्रॉडकास्ट
लिथोग्राफ्स जैसे परिदृश्यों को भी सम्मिलित किया गया, तो ये मॉडर्न हुआ और ट्रेडिशनल तो है ही है, तो ये इसका दूसरा बिंदु है। तीसरे बिंदु में कहा गया है ऑल्सो टू कीप द एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ चेंजिंग टाइम्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी इट हैज बीन अमेंडेड rigorously. To keep the act in accordance with changing times, the international community it has been amended rigorously. Yes, तो यहाँ इस जो है कानून को समय के साथ रखने के लिए, कदम से कदम मिलाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय ऋणों को भी देखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौतियाँ हुई है उनके साथ भी इन अकॉर्डेंस with that this law has been framed, this amendments has been made. तो इस तरीके से भी यह कानून जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है और भारत में कॉपीराइट्स के संरक्षण में बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य करता है। तो ये बात रही इसके इंपॉर्टेंस की। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ आज हमें इस उपाख्यान के तहत देखनी थी। जैसे आपको मालूम ही है कि यह सीरीज मात्र और मात्र महत्वपूर्ण कानूनों के अध्ययन को ही समर्पित है। तो यहाँ ऐसे कानूनों की चर्चा की जाती है। हफ्ते में 3 लेक्चर के तहत हम लोग 3 अलग अलग कानून देखते हैं। आज का कानून जो है वो 79th जो है लेक्चर था इस पर्टिकुलर सीरीज का। साथ ही मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इसी श्रृंखला के पूर्व लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप पहले वो देखिए। यह सारी पुस्तिका जो है उसका एनालिसिस बहुत ही अच्छा मैंने आपके सामने रखा है। परीक्षा लक्ष्य एनालिसिस है जो आपको प्रबुद्ध बनाने में मददरूप साबित होगा। साथ ही यह सीरीज न केवल संधि सेवाओं के परीक्षार्थियों को महत्वपूर्ण है, उनको उपयोगी है, मगर उनके साथ जो न्यायिक परीक्षा के जो अभ्यर्थी है उन्हें भी यहाँ ये चीज़ें बहुत ही उपयोगी होगी। साथ ही में एक सामान्य समझ बनाने के लिए भी जो जिज्ञासु नागरिक है उनको भी यहाँ ये चीज़ें उपयोगी बन सकती है। तो यही सारी चीज़ें थी। हम लोग मिलेंगे, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और उपाख्यान के साथ, उसमें एक और कानून के साथ, उसकी गहरी समझ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। साथ ही हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।